अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, बहुत सी मुस्कुराहटों और बहुत सी मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के इस शो में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबका आज का दिन बहुत अच्छा, बहुत प्लेजेंट गुजरेगा। सो जनाब, शो का बाकायदा आगाज़ करेंगे। आज के शो के हाइलाइट्स आपके साथ शेयर करेंगे। आज शो में सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं मशरूम के फ़वाइद पर। खाने में अगर मशरूम का इस्तेमाल किया जाए तो ये हमारी सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है। अदर देन दिस हम बात करेंगे डीमोटिवेशन पर। ज़िंदगी में डीमोटिवेशन से कैसे निपटा जा सकता है। इसके साथ साथ आपको मिलवाएंगे इंसानियत के जज्बे से सरशार एक नौजवान से आगे बढ़ेंगे। घरों में मुनफरद और कीमती रक्स का इस्तेमाल आपके घरों को कितना खूबसूरत बना सकता है, इस पर भी बात करेंगे। आखिर में आपके साथ डिस्कस करेंगे कि आप सबका आज का दिन जो है वो कैसा रहेगा। सो अभी है हमारा हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं आपकी सेहत की और मशरूम का इस्तेमाल जो है वो आपकी सेहत के लिए कितना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। जब हम मशरूम्स की बात करते हैं सो ऑब्वियसली मशरूम का इस्तेमाल जो है वो हमारी सेहत के लिए, वेलबींग के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसमें आपको मिलेंगे विटामिन्स, मिनरल्स मिलेंगे, फ़ाइबर मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, विटामिन डी मिलेगा, जो कि हमारी हड्डियों के लिए तो फ़ायदेमंद है ही, लेकिन इसके साथ साथ हमारे जल्द के लिए, हमारे नाखूनों की सेहत के लिए और इवन बालों की सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके साथ साथ जब हम मशरूम का इस्तेमाल करते हैं, और स्पेशली वो लोग जो कि डायबिटिक हैं, उनके ब्लड ग्लूकोज लेवल को मशरूम्स जो हैं वो मेंटेन रखते हैं। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स का ये ख़जाना है। सो मशरूम बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं, लेकिन कितनी अमाउंट में इनका इस्तेमाल करना चाहिए, कौन लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट सादिया मजहर शो में मौजूद हैं। सादिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड गुड मॉर्निंग लाहौर। सो सबसे पहले जब हम मशरूम की बात करते हैं, कितना फ़ायदा देता है मशरूम का इस्तेमाल हमारी हेल्थ को? इसमें आप ये देखिए कि आपकी विटामिन डी जो है उसके लिए आपको हेल्प करेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन करेगा, और सबसे जो इसकी इम्पोर्टेंट और अच्छी बात है कि विटामिन डी जो है वो बहुत कम, बहुत सारी डाइट्स में जो है वो अवेलेबल होता है और वो हमको आराम से इसमें से मिल सका। अब हमारी 80% फीमेल इस वक्त जो पाकिस्तान में जब हमारे पास आती हैं तो या तो वो कंप्लेन करेंगी कि लेफ्ट लेग में पेन है, या हमें बैक पेन हो रहा है, या हमें टायर्ड फील करते हैं, लेथार्जिक रहते हैं सारा दिन, उतने एक्टिव नहीं है, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा है। ये सारे इश्यूज जो है वो फेस कर रहे होते हैं। तो ये मशरूम जो है वो मैं चाहूंगी कि अगर आप अपनी डाइट में ऐड करें तो एक बहुत अच्छा प्लांट प्रोटीन आपको ऐड हो सके। अच्छा, जब हम मशरूम्स के ग़िज़ाई अज्जा की बात करते हैं, मशरूम में कौन कौन से ग़िज़ाई अज्जा जो हैं वो पाए जाते हैं और किस तरीके से हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपनी डाइट में, अपने लाइफस्टाइल में मशरूम्स को? अच्छा, ये देखिए कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो है वो हमारी डाइट में इसकी मशरूम्स की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है और इसका टेस्ट भी इतना डेवलप नहीं हुआ हुआ। मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप ये पिज्ज़ा वगैरह बनाते हैं या कोई ऐसे करते हैं तो जस्ट एज किसी की रेसिपी कॉपी करने के लिए जैसे आप किसी चीज़ को लिया जाता, उसी तरह आप बस इसमें मशरूम जो है वो ऐड कर लेते हैं, इसको सोचे बगैर कि इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं। तो अगर आप इसके विटामिन डी रिच फूड है, देन इट इज प्रोवाइडिंग आपको जो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल मोस्ट ऑफ द टाइम हाई हो जाता है। लेडीज जो हैं उनको ड्यूरिंग पीरियड्स या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनके मूड स्विंग्स हो जाते हैं या उनको कुछ ऐसे इश्यूज हो जाते हैं जिनसे वो बहुत सारी अपनी एक्टिविटीज को नॉर्मली जो है वो नहीं कर सकती। तो अगर आप फ्यू आउंसेस ऑफ मशरूम्स अपनी डाइट में ले आए तो ये आपको बहुत अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स जो दे सकते हैं। और सेकंड ये है कि आपकी गट हेल्थ को ये बहुत अच्छा करेगा। ठीक है।
मोस्ट ऑफ द टाइम लेडीज जो है उनके फेस के ऊपर आप देखेंगे ब्लैमिशेस अपीयर होने लग जाती हैं। उसका एक कॉज तो है वो आपका आयरन डेफिशिएंट हो सकती है, और सेकंड जो है वो उनको अंदर जो है कोई ऐसी इन्फेक्शन हो गई है फॉर्म कि जो वो सही नहीं हो सक रही। तो ये मशरूम जो है वो आपकी गट हेल्थ को ठीक करेगा, अंदर से इन्फ्लेमेशन को खत्म करके आपकी जो स्किन है जो फेस के ऊपर वो इनर इन्फेक्शन का साइंस दे रही है, वो आपकी स्किन क्लियर हो जाएगी। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम लोग जब अगर हम जी, मशरूम please। के इस्तेमाल की बात करें, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, अभी आपने इसकी क्वांटिटी बताई, मैं वो ठीक से अंडरस्टैंड नहीं कर पाई। आपने कितनी क्वांटिटी में मशरूम कहा है कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल कर सकते हैं, और कितनी मतलब एक तो अमाउंट, और किन लोगों को इसका इस्तेमाल जो है वो लाजमी तौर पर करना चाहिए? देखिए, रिच ऑफ न्यूट्रिएंट्स फूड है, और लिस्ट जो बेनिफिट का इसका बेनिफिट्स का लिस्ट है विच आई टोल्ड यू राइट नाउ, जितनी चीजें आपने भी उसको रिपीट किया है, मैंने भी बताया, और उससे जो मैंने एडिशन किया है दैट इज रिलेटेड टू द गट हेल्थ, रिलेटेड टू द इन्फ्लेमेशन। अगर आपके इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन क्रिएट हो गया है तो ये इसके लिए इतनी अच्छी चीज है। और जो क्वांटिटी की आप बात करती हैं, तो ये एक प्लांट बेस्ड प्रोटीन अगर आपने लेनी है तो आप ये देखिए कि ऑलमोस्ट 1 आउंस 1.5 आउंस जो है वो अगर आप डेली बेसिस पे लेंगे तो एक अच्छी क्वांटिटी का चिकन जो खाया हुआ है उसके इक्वल आप इसको कर सकते हैं। लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अपनी जितना आपने अपना वेजिटेबल पोर्शन है उसमें बाकी वेजिटेबल्स के साथ इसको मिक्स करके आप एक प्लांट बेस्ड हेल्दी प्रोटीन जो है वो अवेल कर सकते हैं। अमाउंट कितनी इस्तेमाल की जा सकती है? 1 to 1.5 आउंस 1 to 1.5 आउंस जो है रोजाना की बुनियाद पर क्या इस्तेमाल किया जा सकता है? आप ले सकते हैं। आपको एक अच्छी क्वांटिटी जो है वो प्रोटीन की, जो आपको टोफू से मिल सकती है या प्रोटीन से मिल सकती है या आपको एक अच्छी चिकन से मिल सकती है, वही इतना क्वांटिटी आपको मशरूम से मिल जाए। अच्छा देखिए, जब हम मशरूम की बात करते हैं, थोड़ा सा मैंने अक्सर लोगों को देखा है, इवन अगर पिज़्ज़ाज़ वगैरह पर भी इसका इस्तेमाल किया जाए तो लोग जो होते हैं वो ऑलिव्स और मशरूम्स जो हैं वो साइड पे रख देते हैं। पास्ताज में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, इसका इस्तेमाल पिज़्ज़ाज में, सैंडविचेस वगैरह में, या इसके साथ साथ सूप्स वगैरह में भी मशरूम्स का इस्तेमाल। ये ऑमलेट्स में अगर हम बात करें, चीज़ ऑमलेट में मशरूम बड़ा अच्छा टेस्ट देता है। मज़ीद किस किस तरीके से, मतलब अगर हम अपने देसी फूड की बात करें तो किस तरह से मशरूम को हम अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं? फायदे तो इसके बहुत ज़्यादा हैं। देखिए जी बिल्कुल, और हमारे यहाँ मसला ये है कि हम लोग जो भी चीज़ बनाते हैं हमारी बेस स्टार्ट होती है एक अच्छा भुने हुए मसाले से आपको मिलेगी, और इसको आप नॉर्मल सब्जी की तरह कुक कर सकते हैं। लेकिन कोई भी अगर आप सब्जी लें, कोई वेजिटेबल लें या कोई भी आप चीज़ कुक करनी है जी, तो अगर आप उसको एक्सेस में ले जाएंगे, ओवर कुक कर देंगे, तो उसके न्यूट्रिएंट्स जो है वो वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है। सेम इज द केस विद मशरूम एज वेल। अगर आप इसको कुक कर रहे हैं तो इसको इस लेवल तक कुक करें कि उसके न्यूट्रिएंट्स वेस्ट ना हो। मैक्सिमम कुकिंग टाइम जो है वेजिटेबल्स का वो 3 to 4 मिनट्स है। जितना टाइम किसी चीज को सौते करने में लगता है उतना ही कुकिंग टाइम। लेकिन हमारे यहाँ ये ट्रेंड है कि हम उसको बहुत ज्यादा भूनते हैं किसी भी चीज को, जिससे उसके सारी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है, जो उससे हमें फवायद मिलने होते हैं, वो हम सारे वेस्ट कर देते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, जब हम मशरूम्स की बात करते हैं, ये डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए कितना फ़ायदेमंद है? डायबिटीज़ के पेशेंट्स जो हैं वो कितनी क्वांटिटी में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं? देखें, अभी आजकल जो आप देखें तो कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेसिफिक डिजीजेस का एक कॉम्बिनेशन आ रहा है। ऑलमोस्ट हर सेकंड पेशेंट में ये आ रहा है। वो क्या है, डिजीजेस कौन सी हैं? डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है, हाई ब्लड प्रेशर है, ठीक है, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स बहुत ज्यादा है। तो जब आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा तो आपका यानी सोडियम इंटेक बहुत ज्यादा गया, तो उसी से आपकी फिर बाद में जो है अगर सोडियम ज्यादा लेते जाएंगे तो आपको ये होगा कि
अगर आप खाने के अंदर सोडियम की क्वांटिटी कम रखना चाहते हैं, फूड ऐसे यूज करना चाहते हैं कि जो लो इन सोडियम हो, तो मशरूम इज वन ऑफ देम। और अगर डायबिटिक पेशेंट्स की बात करती हैं आप, तो ये उनके लिए बहुत एक हेल्दी वेजिटेबल में आ सकती है। लेकिन अगर आप ये कहें कि अगर जो इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट्स हैं उनको ये इंसुलिन के लिए फायदा देगी या उसमें करेगी, तो वो ये उस तरह का काम नहीं कर सकेगी। अगर आपने बाहर से इंसुलिन फीड करना है तो गार्लिक इज द बेस्ट थिंग। और सेकंड जो है वो आपका एक्टिव लाइफस्टाइल जो है वो दैट वर्क्स रियली वेल। लेकिन डायबिटिक पेशेंट को भी हम जो एक ट्रेंड के अंदर बहुत सारे फूड्स हैं जिनको उन्होंने बिल्कुल क्रॉस लगा दिया गया है, तो एज एन एक्सपर्ट, फूड एक्सपर्ट, आई गिव एवरी फूड टू माय पेशेंट्स। लेकिन हम ऑल्टरनेट डेज पे उनको सेट कर लेते हैं और उसकी क्वांटिटी को पेशेंट के एज, वेट, उसकी डिजीज का क्या स्टेज है उसके अकॉर्डिंग हम उसको रिकमेंड करते हैं। सो इफ आई विल से कि मैं कोई भी डायबिटिक पेशेंट है उसके लिए मैं बोलूं कि इतनी आप उसको मशरूम ऐड कर दें, तो इट विल नॉट बी अप्रोप्रिएट। हाँ, एक मुनासिब मिकदार जो है वो डाइट में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल ठीक हो गया। इसके साथ साथ जब हम मशरूम की बात करते हैं, एज यू हैव राइटली मेंशन्ड कि इसमें विटामिन डी भी होता है। विटामिन डी हमारी हड्डियों के लिए तो ऑब्वियसली फ़ायदेमंद है ही। अदर देन दिस, हम अगर अपनी स्किन की बात करें, हम अपने अगर नेल्स की बात करें, बालों की बात करें, तो उसमें भी इसका रोल है। थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लेन कर दें कि किस किस हवाले से ये हमारे मतलब स्किन के लिए या हमारे बालों के लिए या हमारे नाखूनों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है इसका इस्तेमाल। अच्छा, आप ये देखिए कि जब आप विटामिन डी की बात करती हैं, तो मैंने बिगिनिंग में आपको बताया है कि 80%, बल्कि 80% से भी ज्यादा लोग जो हैं वो इस वक्त हमारे कंट्री में वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी के साथ आ रहे हैं, जो कि बहुत सरप्राइजिंग चीज है कि इतनी, जिसमें हमारे यहाँ धूप जो है वो निकलना कोई इतना मसला नहीं है, हमें हर वक्त दस्तयाब होती है। सनलाइट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी। और मशरूम जो है वो क्यों विटामिन डी इनरिच है? क्योंकि ये पूरी सनलाइट अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। इसके अंदर मिनी एब्जॉर्बेंट्स बने होते हैं जो कि पूरी सनलाइट को अपने अंदर फ्रीज करते हैं, स्टोर करते हैं। तो आप जब एक पेशेंट को विटामिन डी डेफिशिएंट हो रहा है, उसको अगर हम इसकी स्पेसिफिक क्वांटिटी जो है 1 आउंस या 1.5 आउंस डेली बेसिस पे देना शुरू करें, तो एक मिनिमल डी की अमाउंट उसको मिल सकती है। सही। लेकिन अगर आप ये कहें कि एक्सट्रीम डेफिशिएंट है विटामिन डी का पेशेंट और उसकी डेफिशिएंसी सिर्फ मशरूम देने से हम क्योर कर सकते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें हमें हाई डोज ऑफ विटामिन डी देनी पड़ती है। एंड आई सजेस्ट कि अगर विटामिन डी आप फिश से ले रहे हैं या मशरूम से ले रहे हैं या अदर डाइटरी सोर्सेज से ले रहे हैं या सप्लीमेंट से ले रहे हैं, उससे बहुत बेहतर है कि आप मॉर्निंग में जो सनराइज का टाइम होता है, वेवलेंथ जो मॉर्निंग में डिफरेंट टाइमिंग्स होते हैं, सनराइज के तकरीबन आधा घंटे बाद तक आप बैठे और अपनी नेक की जो बैक है उसको आप बिल्कुल अपना कपड़ा हटा के और उसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट को अगर गरमाए ले, तो आपके मूड स्विंग्स के लिए, आपके हार्मोनल इश्यूज के लिए, आपके बोन्स के इश्यूज के लिए, आपका हेयर फॉल, नेल और आपकी जो है इम्यूनिटी, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा करने के लिए, ये आपको इतनी अच्छी क्वांटिटी में विटामिन डी जो है वो मिलेगा कि वो आपको कोई फूड इतने आराम से प्रोवाइड नहीं कर सकता। अच्छा, जब हम मार्केट से मिलने वाले जो टिन पैक मशरूम्स हैं उनकी बात करें, सो मतलब वो ठीक है, हम इस्तेमाल कर सकते हैं? ऑब्वियसली यहाँ से तो टिन वगैरह में ही मिलते हैं। जी जी। अच्छा, अब ये मैं आपको बताती हूँ कि जब भी कोई फूड भी उसको आप नेचुरल वे में यूज करते हैं, आपने प्लग किया है और आपने कट किया है, उसका कुकिंग टाइम जो है वो ठीक रखा है, जो न्यूट्रिटिव वैल्यू उसकी है उतनी टिन या कैन्ड फूड की नहीं है।
क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड हो जाएंगे, उसमें ढेर सारे केमिकल ऐड हो जाएंगे, शेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा है, सनलाइट का इफेक्ट है बहुत। तो न्यूट्रिटिव वैल्यू जो है वो एक चीज जिसके अंदर आपको 100% मिल रही है, इसमें आके आप ये कह सकते हैं आपको 20 to 30% पे चली जाए। ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ आपसे ये पूछना चाह रही थी कि मशरूम्स का इस्तेमाल किन लोगों को नहीं करना चाहिए। अभी तो हम बेनिफिट्स पर बात कर रहे थे, किन लोगों को करना चाहिए, लेकिन किन लोगों को अवॉइड करना चाहिए मशरूम्स। अच्छा, ये अब ये देखें कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी जब हम एलर्जी टेस्ट करते हैं तो उसमें उनको मशरूम से एलर्जी होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। अब एक पेशेंट आए हैं, उनको जब हम कहते हैं कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन ही वो खा सकती है, वो कहती है कि मुझे एनिमल प्रोटीन पसंद नहीं है, तो हमने सोचा कि मशरूम इज वन ऑफ द फेवरेट वेजिटेबल्स ऑफ दैट पेशेंट। हमने उनको रिकमेंड कर दिया, लेकिन आफ्टर फ्यू डोजेज वो हमारे पास इस कंप्लेन के साथ आए कि मेरी तो पूरी बॉडी पे इचिंग स्टार्ट हो गई है, या मुझे रेड स्पॉट्स बन गए हैं, या कोई भी और एलर्जी जो है वो बॉडी ने शो की है। तो हम जो है वो डेफिनेटली उसको वो नहीं दे सकते। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मशरूम से एलर्जी होती है, और उसकी रीजन क्या है कि मशरूम जो है वो एक टाइप की नहीं है। ठीक है, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मशरूम, 4 to 5 डिफरेंट टाइप्स हैं जो इस वक्त नोन है और यूज हो रही हैं, मार्केट में अवेलेबल भी हैं, ठीक है। लेकिन उसमें आपने ऑफ वाइट कलर देखा होगा मशरूम का मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन इसमें येलो भी होती है, कुछ डबल कलर में रेड, येलो और वाइट में आती है। इस तरह 3 to 4 टाइप्स है। हमने भी जो पेशेंट है जिसको हम वेजिटेबल प्रोटीन देना चाह रहे हैं, उसको हमने मशरूम रिकमेंड किया और उनको किसी स्पेसिफिक टाइप की मशरूम से एलर्जी है, तो डेफिनेटली इट विल बी डेंजरस फॉर द पेशेंट टू यूज दैट। बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो मशरूम्स के बेपनाह फ़वाइद हैं, और हम सबको चाहिए अगर हमें इससे एलर्जी नहीं है तो हम अपने लाइफस्टाइल में, अपनी डाइट में इसको लाजमी तौर पर शामिल करें। थैंक यू सो मच। सादिया मजहर हमारे साथ शो में मौजूद थी। व्यूअर्स, अभी एक ब्रेक, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, जब हम घरों की खूबसूरती की बात करते हैं, घरों को खूबसूरत बनाने की बात करते हैं, सो ऑब्वियसली मुख्तलिफ चीज़ें घरों की खूबसूरती में अपना रोल जो है वो प्ले करती हैं। लेकिन जब हम रग्स की बात करते हैं तो ऑब्वियसली रग्स भी जो हैं वो किसी भी घर की या लिविंग रूम के आपके या बेडरूम की खूबसूरती में, या घर के किसी भी हिस्से की खूबसूरती की बात करें तो उसमें इजाफा करते हैं। प्लस आपको एक वार्मथ जो है वो भी इन कार्पेट्स को देख के, इन कालीन्स को देख के, या इवन रग्स को भी देख के बहुत ज़्यादा फ़ील होता है। आपको अच्छा जो है वो एक्चुअली में फ़ील होता है। स्पेशली अगर हम विंटर सीज़न की बात करें, सो बहुत से ऐसे घर होते हैं जहाँ पर वुडन फ्लोर्स होते हैं या जहाँ पर मार्बल्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगर वहाँ पर रग्स का इस्तेमाल कर लिया जाए अलॉन्ग विद द मार्बल या वुडन फ्लोरिंग, तो ऑब्वियसली वो जो है खूबसूरती में इजाफा भी होता है, और वो जो आप ठंडक वाला एलिमेंट होता है उससे भी बच सकते हैं। सो नो डाउट घरों की खूबसूरती में रग्स का बहुत ज़्यादा रोल है। लेकिन किस किस्म के रग्स जो हैं वो इस्तेमाल करने चाहिए, कितने एरिया पे कितने साइज़ का रग जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए, इस सब पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ उस वक्त शो में मौजूद हैं इंटीरियर डिज़ाइनर डॉक्टर तैयबा। तैयबा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। सो सबसे पहले जब हम रग्स के इस्तेमाल की बात करते हैं, कितना अच्छा लगता है हमारा लिविंग रूम, हमारा बेडरूम, हमारा ड्राइंग रूम, घर का कोई भी हिस्सा विद द यूज़ ऑफ दीज रग्स। देखिए, अगर हम बात करें एसेसरीज़ की और फिनिशिंग की, तो हर एरिया का एक पर्टिकुलर एसेसरी पॉइंट होता है या फिनिशिंग होता है, लेकिन जो हमारी फ्लोरिंग है उसको जो एक कंप्लीट लुक देता है, उसको जो एक्सपेंसिव लुक देता है, एक फिनिशिंग टच देता है, वो रग से होता है। सो नो डाउट इसकी इम्पॉर्टेंस ऐसे ही है जैसे हमारी कंप्लीट आउटलुक में जूतों की इम्पॉर्टेंस होती है, क्योंकि वही आपका एक डिज़ाइन को बिगाड़ते भी हैं और बनाते भी हैं। सो रग्स भी ऐसे ही हैं, आपके एक डिज़ाइन को बनाते भी हैं और बिगाड़ते भी हैं। इसीलिए
रग्स की जब हम बात करते हैं उसके यूजेज पे, तो इस पे कंप्लीट इसकी एक ब्रेन एक वो होता है स्टॉर्मिंग के हमने किस तरह से यूज़ करना है, कौन सा थ्रेड यूज़ करना है, कौन सी फाइबर्स जाएंगे इस पे, कितना साइज़ जाएगा, क्या शेप जाएगा, टेक्सचर्स क्या होंगे, उसके पैटर्न्स क्या होंगे, कलर्स क्या होंगे। सो हाँ, रग इज़ लाइक अ कंप्लीट। अच्छा देखिए, अगर हम मतलब ऐसे लोगों की बात करें जो बड़े शौकीन होते हैं, जिनके घर भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, उन्होंने किसी मशहूर डिज़ाइनर से जो है वो डिज़ाइन करवाए होते हैं, वो तो प्रेफर करेंगे कि हमें प्रॉपर रग जो है वो जिस तरह से आपने कहा फैब्रिक उसके टेक्सचर की बात की या दीगर चीज़ों की बात की, सो ऑब्वियसली उनके इंतखाब में दे वुड बी वेरी कॉन्शियस। लेकिन अगर हम आम लोगों की बात करें, सो मैंने तो ऐसी बहुत सी ख़वातीन देखी हैं, बाज़ार जाती हैं, उनको लगता है कि ये रग जो है ना मेरे वॉल के साथ अच्छा लगेगा, ये बेड के साथ जाएगा, या ये मेरे कारपेट के साथ अच्छा लगेगा, या कालीन, तो वो लाके बिछा लेते हैं। तो आपको क्या लगता है वो एक डिज़ाइन और एक ये वाला डिज़ाइन, कितना फ़र्क जो है वो दोनों में देखने को मिलता है? देखिए, उसमें अगर हम डिज़ाइनर की बात करें कि डिज़ाइनर आप कैसे चूज़ करेगा, उसमें कंप्लीट आप कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कंसिडर करता है वो, जिसमें आपका स्टाइल, आपका थीम, आपकी कलर स्कीम, ये सारी इन्वॉल्व होती है जब एक डिज़ाइनर चूज़ कर रहा होता है रग। वेयर एज ख़ातून खाना, क्योंकि ऑब्वियसली घर बनाने का शौक़ तो हर ख़ातून को होता है, सो जब वो लोग मार्केट में जाते हैं तो इसमें से कुछ एलिमेंट्स को वो मिस कर देते हैं, और उनका ये होता है कि सिर्फ विजुअली जो चीज़ हमें अपील कर रही है, सो हमें सिर्फ वही लेना है और उसके बाद हमने उसको बिछा लेना है। लेकिन उससे ये होता है कि आपका जो कमरा है जहाँ पे आपने बिछाया है, उसकी शक्ल बन भी सकती है और बिगड़ भी सकती है। वो एरिया छोटा भी लग सकता है, वो बड़ा भी लग सकता है। सो इसलिए डिज़ाइनर के एक चोज़न रग में और जो एक ख़ातून खाना है उनके चोज़न रग में ये डिफरेंस होता है। अच्छा, एक और चीज़ कि अगर मैं रग्स की मुख्तलिफ़ किस्म के रग्स की बात करूँ, तो एक तो वो होते हैं जो मशीन से बनते हैं और सारे एक जैसे होते हैं और आपको बड़े इजीली मिल भी जाते हैं। एक होते हैं हैंडमेड रग्स। कौन से रग्स जो हैं वो आजकल ज़्यादा ट्रेंडिंग में, या दोनों तरह के हैं? डिपेंड्स अपॉन यू और द डिज़ाइन दैट यू आर चूजिंग। देखिए, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर बजट, बिकॉज जब हम हैंडमेड रग्स की बात करते हैं या कारपेट्स की बात करते हैं तो ऑब्वियसली वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। सो इफ़ यू कैन अफोर्ड इट, यू कैन गो फॉर दैट। लेकिन अगर अफोर्डेबिलिटी नहीं है लेकिन शौक तो ऑब्वियसली है, तो उसमें फिर इट्स बेटर कि आप मशीन मेड की तरफ चले जाएं, क्योंकि उसमें आपके पास वैरायटी बहुत है कलर्स की, उसमें आपके पास वैरायटी बहुत है डिज़ाइंस की, टेक्सचर्स उसमें लिमिटेड ही होते हैं। वेयर एज अगर हम हैंडमेड की बात करें तो उसमें आपके पास हुकिंग होती है, उसमें आपके पास लैच बुक होता है, तो उसमें आपके पास काफ़ी वैरायटी आ जाती है टेक्सचर्स की। लेकिन हाँ, अगर बजट आपको अलाउ कर रहा है तो आई थिंक वन शुड गो फॉर द हैंडमेड, बिकॉज ये मतलब आप रग को एज अ कंसिडर कर सकते हैं कि ये कलेक्टेबल चीज़ें होती हैं। सो इसमें इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन दैट तो एट द एंड रिजल्ट उसका बहुत अच्छा आता है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम मुख्तलिफ कलर्स की बात करें, तो नॉर्मली जो कलर्स होते हैं रग्स के, लोग किन रंगों को ज़्यादा पसंद कर रहे होते हैं, या कौन से रंग आजकल ट्रेंडिंग में हैं? अच्छा, एक होता है पेंटोन कलर ऑफ द ईयर। सो हमारी पूरी जो डिज़ाइन इंडस्ट्री होती है वो एक्चुअली उसके ऊपर कंसिडर होती है। अब अगर हम लोग रग्स की बात करें तो जब बीइंग अ डिज़ाइनर मैं रग्स को चूज़ करूँगी तो मैं उसमें सबसे पहले ये देखूँगी कि वो जो आपका जो डिज़ाइन है वो रेजिडेंशियल है या वो कमर्शियल है, और उसके बाद मैं ये देखूँगी कि उसका एक्चुअली स्टाइल क्या है और उसकी कलर स्कीम क्या है, एंड देन आई विल चूज़ के वेदर मैं एक एक्सेंट कलर की तरफ जाऊँगी या मैं न्यूट्रल्स की तरफ जाऊँगी, जो मेरे डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट होगी। सो इसी तरह से अगर आपका जो कमरा है पूरा वो बहुत न्यूट्रल्स में है एंड यू वांट टू ऐड सम कलर या यू वांट टू हैव सम पॉप अप कलर, सो यू कैन गो फॉर द वेरी ब्राइट और बड़े चीयरफुल कलर्स के आप रग्स के साथ जा सकते हैं। अगर नहीं और ये कि अमाउंट ऑफ कलर ऑलरेडी आपके डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा है, देन यू विल एंड यू शुड ऑप्ट फॉर अ न्यूट्रल रग। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर हम डिज़ाइंस की बात करें, आपने ये जिस तरह से बता दिया कि न्यूट्रल कलर्स और दूसरे वाले जो कलर्स हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि रग्स के ऊपर बड़े कॉम्प्लिकेटेड से डिज़ाइंस होते हैं जो आप किसी अगर जगह पर बिछाएं तो वो आपकी जगह जो है वो तंग तंग लगने लग जाती है। तो किस किस्म की जगह पर आप ये कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइंस की तरफ या भरे भरे डिज़ाइंस की तरफ जा सकते हैं, और किन जगहों पर हमें प्लेन्स में ज़्यादा रहना चाहिए और हमें कलर्स के साथ जो बड़े ब्राइट कलर्स होते हैं या दूसरी तरह के भी उनके साथ हम प्ले कर सकते हैं?
देखिए जैसे सबसे पहले तो ये कि हमारे जो बेडरूम्स हैं, क्योंकि ये एक मेजर मिस्टेक होती है जो मैं बहुत देखती हूँ, हमारे जो बेडरूम्स हैं उनका जो इन्वायरमेंट है दैट इज़ वेरी calm and peaceful because one is supposed to take rest in that. So उसमें आप intricate patterns को और बहुत busyness या इस तरह के आप पैटर्न को नहीं ऑप्ट करेंगे जिसमें बहुत ज़्यादा intricate patterns हैं और बहुत hodge podge चल रहा है और बहुत busyness है, क्योंकि वो चीज़ एक्चुअली आपके इमोशनल कामनेस को और पीस को भी इफेक्ट करती है. हाँ. सो नेचर ऑफ द एरिया जहाँ पे आप रग यूज़ कर रहे हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है कि उसकी एक्चुअली रिक्वायरमेंट क्या है. जैसे बेडरूम है उसमें हमें पीस चाहिए, हमें रेस्ट करना है, सो वहाँ पे आप न्यूट्रल कलर्स और बहुत मे बी आप वर्टिकल लाइंस पे चले जाएं, आप हॉरिजॉन्टल पे चले जाएं, लेकिन पैटर्न वो हो जो बहुत सटल हो, बहुत बिजीनेस ना हो, इंट्रिकेट पैटर्न ना हो. वेयर एज अब जैसे हमारा लिविंग रूम है वहाँ पे हमारी अमाउंट ऑफ जो एक्टिविटी है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होती है. सो और वहाँ पे हम सोफ़ाज़ एंड ऑल दैट वो भी हम बगैर किसी पैटर्न के यूज़ करते हैं, सटल प्लेन, क्योंकि हमें होता है कि अच्छा गंदे हो जाएंगे ना. सो उसमें फिर पॉपअप कलर ऐड करने के लिए या उसमें आप एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए, सटलनेस को ख़त्म करने के लिए यू कैन गो फॉर द इंट्रिकेट पैटर्न जिसमें आप बिजनेस क्रिएट कर सकें. इसी तरह से जो आपके कमर्शियल प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे आपके होटल लॉबीज़ हैं एंड ऑल्सो, उसमें यू कैन गो फॉर द इंट्रिकेट पैटर्न्स, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास स्पेशियस जगह बहुत ज़्यादा होती है. सो उसको भी ट्रीट करने के लिए आप बिजनेस और इंट्रिकेट पैटर्न्स की तरफ जा सकते हैं. अच्छा, जब आप किसी भी जगह के लिए रग जो है वो डिज़ाइन करती हैं या चूज़ करती हैं, कौन कौन सी चीज़ें आप मद्देनज़र रखती हैं जिसके मुताबिक आपका रग होना चाहिए? क्या वो कलर स्कीम होती है या वो बेड का कलर होता है, फर्नीचर का कलर बेसिकली होता है? किस किस्म की चीज़ों को आप गौर कर रही होती हैं या आप नीचे देख रही होती हैं फ्लोरिंग किस किस्म की है? कि सबसे पहले जो रग है ना आपका, इट्स अ पीस ऑफ एसेसरी, और हम ये देखते हैं कि आपके पास ऑलरेडी कलर स्कीम क्या है उस डिज़ाइन में और उस डिज़ाइन का स्टाइल क्या है. सो इन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि फिर आप रग आप कैसा यूज़ करेंगे. जैसे ऑलरेडी अमाउंट ऑफ जो कलर है वो उस कमरे में बहुत कम है और ऑब्वियसली क्योंकि एक सटलनेस भी आपको थोड़ा बोर कर देती है. सो उस मतलब वो जो सटलनेस है और उस एक्सेस ऑफ रिदम को कट डाउन करने के लिए फिर हम कोई कलरफुल किस्म का हम लोग रग चूज़ कर सकते हैं. इसी तरह से अगर जैसे कोई टीनेज रूम है या कोई बच्चों की नर्सरी है, अब वहाँ पे ऑलरेडी अमाउंट ऑफ कलर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होगा इन द फॉर्म ऑफ मे बी ब्लॉक्स, इन द फॉर्म ऑफ पेंटिंग्स एंड ऑल. सो ऐसी जगहों पे क्योंकि कलर हमारे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, सो वी विल गो फॉर अ न्यूट्रल कलर स्कीम फॉर द रग. बिल्कुल ठीक हो गया. अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम अपने कमरों को बहुत ज़्यादा स्पेशियस दिखाना चाहते हैं, छोटी जगह है लेकिन उनको हम बड़ा करके दिखाना चाहते हैं, सो अगर हम वॉल पेंट की बात करें, सो उसमें हम फिर अगर बड़ा कमरा दिखाना है तो हम लाइट कलर्स पर जा रहे होते हैं. इसी तरीके से हम रग्स की बात करें तो मतलब अगर हमने स्पेशियस दिखाना है एक जगह को तो उसमें हमारे रग का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए? क्या सर्कल में होना चाहिए, रेक्टेंगल में होना चाहिए? डिफरेंट शेप्स होती हैं. और फिर इसके साथ साथ कलर्स किस किस्म के हो सकते हैं अगर आपने किसी भी जगह को स्पेशियस दिखाना है तो? अच्छा, उसमें स्पेशियस दिखाने के लिए जो रग आप चूज़ करेंगे उसमें आप ओवरऑल डिज़ाइन को लेके जाएंगे. आपने बॉर्डर्स में और इस तरह की चीज़ों पे नहीं जाना, क्योंकि वो बहुत डेफिनेट और हार्श किस्म की आपको लाइंस दे देते हैं जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली छोटी चीज़ और छोटी लग रही होती है. दूसरा ये कि जो कलर होगा उसमें ऑब्वियसली हर इंसान की अपनी चॉइस होती है, लेकिन आप टिंट्स की तरफ जाएंगे जो पाउडर कलर्स होती हैं, मींस लाइट कलर. सो उससे ये होगा कि जो कमरा है आपका स्पेशियस नज़र आएगा. और एक और हमारे पास टाइप ऑफ डिफरेंट लाइंस होती हैं, सो उसमें फिर आप हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन को ऑप्ट करेंगे. ओवरऑल डिज़ाइन हॉरिजॉन्टल एंड लाइट कलर्स. बिल्कुल ठीक. अच्छा, जब हम मार्बल फ्लोर्स की बात करते हैं, वुडन फ्लोर्स भी आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, इसके ऊपर रग्स किस तरह के लगते हैं? अच्छे लगते हैं? क्या इस तरह के फ्लोर्स की भी खूबसूरती में इजाफा हो रहा होता है? देखिए, जो आपके वुड फ्लोरिंग होती है, अगर वो वुड प्लैंक्स हैं और अगर वो टेक्सचर्स हैं तो ऑटोमेटिकली उनके पास अमाउंट ऑफ डिज़ाइन, अमाउंट ऑफ कलर ऑलरेडी सफिशेंट है. सो ऐसी जगहों पे रग्स को बिछाने की ज़रूरत नहीं होती.
लेकिन हाँ, जैसे समटाइम्स आप रेनोवेशन का कोई प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं और आपको एक इंस्टेंट न्यूनेस चाहिए होती है, या आपको एक इंस्टेंट आपका दिल चाह रहा होता है कि बस कुछ डिफरेंट हो जाए, सो फिर ऑब्वियसली आप रग की तरफ ही लेके जाएंगे, लेकिन फिर आप वो कलर स्कीम चूज़ नहीं करेंगे जो आपके फ्लोर का कलर है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास ऑलरेडी जो फ्लोर है वो ऑफ वाइट में है या बेज में है, तो आप रग उसके ऊपर ऑफ वाइट या बेज नहीं करेंगे, आप हमेशा कंट्रास्ट में लेके जाएंगे। दूसरा, मार्बल के ऊपर रग बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसमें आपके पास अमाउंट ऑफ जो पैटर्न है, जो डिज़ाइन है, जो टेक्सचर है, वो बहुत कम होता है। सो इसीलिए उसके ऊपर जैसे एक प्लेन सरफेस के ऊपर हम कुछ कलरफुल और प्रिंटेड लेके आएंगे तो वो बहुत अच्छा लगता है। वेयर एज जो वुड प्लैंक्स हैं या वुडन फ्लोरिंग होती है, उसमें पीवीसी शीट्स भी आ जाती हैं, उसमें ऑलरेडी आपके पास अमाउंट ऑफ कलर और पैटर्न बहुत ज़्यादा है, सो उसमें मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करती कि आप लेकिन देखिए बाज़ औक़ात होता है कि जैसे अब विंटर सीजन है तो नॉर्मली घरों में अगर देखा जाए तो वुडन फ्लोर या मार्बल्स होते हैं, उन्होंने अपना वो भी ख़राब नहीं करना होता, तो कालीन्स वगैरह नहीं बिछाए जाते, फ्लोर ख़राब नहीं करना होता। लेकिन सर्दी वाले एलिमेंट को मिनिमाइज करने के लिए अक्सर घरों में रग्स बिछाए जाते हैं, उसमें फिर किस किस्म के रग्स का इस्तेमाल किया जा सकता है जो ऑब्वियसली आपको एक वार्मथ दें, आपको ठंड ना लगे जब आप ज़मीन पर पाँव रख रहे हो? अच्छा, उसमें आप सॉलिड कलर पे जाएंगे और उसमें आप लैच वर्क में या हुकिंग में जाएंगे, क्योंकि उसमें जो फाइबर्स होती हैं वो आपको बड़ी वार्मथ और बड़ी कूजी लुक देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह से सोफ़ा थ्रोज होते हैं। सो इसी तरह से रग्स डिफरेंट आए हुए हैं जो फ्लोर थ्रोज की तरह होते हैं। सो आप फिर वो यूज़ कर लेंगे जिसमें आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो वार्मथ वाली वो भी कवर हो जाएगी, और दूसरा ये कि आपका जो अमाउंट ऑफ डिज़ाइन है वो भी एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा। अच्छा, एक और चीज़ के जो बिल्कुल मतलब खाली, अगर मैं कहूँ फ्लोर्स जिन पे कुछ भी नहीं एज सच हुआ होता, बिल्कुल सादा से वो होते हैं फ्लोर्स वगैरह, उस पर किस किस्म के कालीन और फिर उसके ऊपर रग्स का इस्तेमाल किया जा सकता है कि आपकी जगह अच्छी भी लगे, खूबसूरत भी लगे, और ऑब्वियसली आपको एक तंग वाली जो फीलिंग है वो भी ना आ रही हो? अच्छा, उसमें फिर ये होता है कि हम कभी भी वॉल टू वॉल कारपेट के ऊपर रग को सजेस्ट नहीं करते, हम सिर्फ ये कहते हैं कि आप रग यूज़ कर लें, कारपेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। और उसमें क्योंकि हमारे पास जो फ्लोर है वो बहुत सटल होता है, सो हम फिर उसमें बहुत कलरफुल और चीयरफुल पैटर्न्स, बहुत डिफरेंट कलर्स, डिज़ाइंस, जो भी आपकी कलर स्कीम चल रही होती है और थीम चल रहा होता है, उसके अकॉर्डिंगली हम फिर जो कारपेट है वो रग है, हम फिर वही वाला चूज़ करते हैं। अच्छा, ऐसे हो सकता है जैसे हमारी वॉल्स जो हैं वो पिस्ताशियो कलर की हैं या लाइट स्काई ब्लू कलर की हैं, तो सेम कलर ही रग का होना चाहिए या ऑपोजिट में जाना चाहिए? ऑपोजिट भी जाया जा सकता है। इट ऑल डिपेंड्स कि अगर आपने फीचर वॉल सिर्फ लगाई हुई है पिस्ताशियो कलर की, या किसी एक भी रंग की आपने लगाई हुई है फीचर वॉल, तो फिर आप रग को फीचर वॉल के कलर के साथ मैच कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी तीनों दीवारों का या चारों दीवारों का रंग एक ही है और आप सेम वही रंग अपने रग में भी लेके जाएंगे तो वो फिर डिस्टर्बेंस। अच्छा, हमारे यहाँ पर नॉर्मली किस किस्म के जो डिज़ाइंस हैं वो यूज़ हो रहे होते हैं? सर्कल्स में होते हैं, स्क्वायर ज़्यादा रग्स यूज़ होते हैं, या किसी और शेप में जो है वो ज़्यादा रग्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं? अच्छा, जो शेप है वो ज़्यादातर तो रग्स में रेक्टेंगल में चलती है, और साइजेस भी जैसे आपका 5-10, 8-10, इवन 10-12, इस तरह के भी बड़े साइजेस में भी चले जाते हैं। उसके अलावा जो डिज़ाइंस हैं उसमें ज़्यादातर आपके पास एब्स्ट्रैक्ट आता है, आपके पास ज़्यादातर ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स आते हैं, फ्लोरल पैटर्न्स आते हैं, सर्कल भी होते हैं लेकिन बहुत कम मिलते हैं। अच्छा, और हमारे यहाँ से अगर मैं लाहौर की बात करूँ, कहाँ से हमें इकनॉमिकल और अच्छे रग्स जो हैं वो मिल सकते हैं? जैसे हम कपड़ों की बात करें उसके लिए अलहदा मार्केट्स हैं, फॉर्मल की बात करें उसके लिए अलहदा मार्केट्स हैं, कारपेट्स हमें या रग्स की अगर हम बात करें इकनॉमिकल बट एट द सेम टाइम बड़े खूबसूरत किस्म के रग्स हम कहाँ से शॉपिंग के लिए ले सकते हैं? अच्छा, आप इचरा में जाएँ, जो इंटीरियर की शॉप्स हैं वहाँ पर आपको रग्स की और कारपेट्स की शॉप्स मिलती हैं, उनके पास अच्छे रीज़नेबल कारपेट होते हैं। इसके अलावा अगर आप गार्डन टाउन की तरफ जाएं तो बहुत से पठान बाहर लगा के बैठे हुए होते हैं, तो आपको वहाँ से भी मिल सकते हैं। बाकी ये कि फिर जब आप जितनी फैंसी शॉप्स पे जाएंगे वो फिर प्राइस टैग जो है वो आपका ज़्यादा होता जाता है, जगह के हिसाब से भी कीमत बढ़ती है तो वो फिर इजाफा हो जाता है। बड़े अच्छे से आपने तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया। अब आपने अगर शॉपिंग करनी है तो आप गार्डन टाउन और इचरे वाली साइट पर जा सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर तैयबा हमारे साथ शो में मौजूद थी। व्यूअर्स, अभी एक ब्रेक, आपसे मुलाकात करेंगे एक ब्रेक के बाद।